क्लास 12th फाइन आर्ट्स का चैप्टर 1 द मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन और समझेंगे बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में। कोई टफ वर्ड्स, कोई रट्टा नहीं, बस सीधा समझने वाला स्टाइल। तो चलो शुरू करते हैं पहली लाइन से। Over and above these canonical texts, Tirthipatas, Mandalas and secular non-canonical stories were also painted for the Jain community. तो इन इम्पोर्टेंट जैन सैक्रेड टेक्स्ट के अलावा भी, जैसे हमने पिछले वीडियोस में, पिछले 3 पार्ट्स में बहुत सारे जैन सैक्रेड टेक्स्ट के बारे में पढ़ा था, तो इनके अलावा भी और भी सैक्रेड टेक्स्ट हैं, जैसे तीर्थीपताज, मंडलाज और जो नॉर्मल है, मतलब ये तो हो गए रिलीजियस टेक्स्ट, पर नॉन रिलीजियस टेक्स्ट भी थे जो कहानियाँ या फिर जैन कम्युनिटी के लिए पेंट किए गए थे कहानियाँ थी, जैसे नॉन कैनोनिकल मतलब नॉन रिलीजियस स्टोरीज। तो नॉन रिलीजियस स्टोरीज वर ऑल्सो पेंटेड फॉर द जैन कम्युनिटी। Besides Jain paintings that were patronized by rich merchants and dedicated devotees, a parallel tradition of painting existed amongst feudal lords, wealthy citizens and other such people during the late 15th and 16th centuries that encompassed illustrations of secular, religious and literary themes। तो हमने पहले ये देखा था कि गुजरात के एरिया में ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था। ट्रेड ज़्यादा होने की वजह से, और वहाँ पे मोस्टली मर्चेंट क्लास थी, तो ट्रेड ज़्यादा होता था। अगर ट्रेड ज़्यादा होगा तो लोग वहाँ पे रिच भी होंगे, और रिच कौन से लोग होंगे? जो मर्चेंट्स हैं, क्योंकि ट्रेड तो मर्चेंट्स करते हैं, और ज़्यादातर मर्चेंट क्लास जैन कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, और जो रिच होंगे वही आर्ट को पैट्रनाइज कर पाएंगे। तो जैन कम्युनिटी आर्ट को, पेंटिंग्स को, इनको पैट्रनाइज कर रही थी, जिससे एक पूरी जैन पेंटिंग ट्रेडिशन बना था। पर इनके अलावा भी जैन पेंटिंग्स तो रिच मर्चेंट्स और डिवोटी सपोर्ट करते थे, लेकिन 15-16 सेंचुरी के एंड तक एक दूसरी पेंटिंग ट्रेडिशन भी डेवलप हो गई थी। इसमें जो ज़मींदार थे या फिर जो अमीर लोग थे और जो दूसरे सिटीजन्स थे, उन्होंने रिलीजियस लिटरेचर और जो नॉर्मल लाइफ के टॉपिक्स हैं उन पे पेंटिंग बनवाना शुरू कर दी। ठीक है, फ्यूडल लॉर्ड्स, वेल्दी सिटीजन्स, इन सब ने बनवानी शुरू कर दी थी। दिस स्टाइल रिप्रेजेंट्स द इंडिजिनस ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग बिफोर द फॉर्मुलेशन ऑफ कोर्ट स्टाइल्स ऑफ राजस्थान एंड इंटरमिंगलिंग ऑफ मुगल इन्फ्लुएंसेस। तो ये स्टाइल इंडिया के, इंडिजिनस का मतलब होता है देसी, तो इंडिया के देसी पेंटिंग स्टाइल को शो करता है। ये नॉर्मल लोग थे, तो ये बिल्कुल अपना देसी पेंटिंग ट्रेडिशन को शो करेगा, जो राजस्थानी कोर्ट स्टाइल या मुगल आर्ट के आने से पहले का है। मतलब जब बाद में बहुत सारी पेंटिंग्स आएंगी फ्यूचर में, इस टाइम पीरियड के बाद जो राजस्थानी पेंटिंग्स होंगी या जो मुगल इन्फ्लुएंसेस, मुगल आर्ट जो आएगा, उन पेंटिंग से राजस्थानी कोर्ट स्टाइल मतलब राजा महाराजा जो बनवाएंगे, और जो मुगल के टाइम पे बनेंगे, उनसे पहले की देसी इंडिजिनस पेंटिंग स्टाइल था। A large group of works of the same period portraying Hindu and Jain subjects such as the Mahapuran, Chor-Panch-Shikha, Aranyaka Parvan of the Mahabharata, Bhagavad Puran, Gita Govinda and few others are representative of this indigenous style of painting। तो उसी टाइम की कई पेंटिंग्स जो हिंदू और जैन स्टोरीज पे बेस्ड थी, जैन सब्जेक्ट्स तो ज़्यादा होंगे ही होंगे उस एरिया में, अगर हम बात कर रहे हैं तो जैन पेंटिंग्स तो थी उस जगह पे ज़्यादा। तो हिंदू और जैन स्टोरीज पे बेस्ड थी, जैसे महापुराण हो गया, चोर पंचर शिखा हो गया, महाभारत के जो अरण्य का परवान है, भगवत पुराण है, गीता गोविंदा है, ये सभी देसी स्टाइल बिल्कुल इंडिजिनस ट्रेडिशन के एग्जाम्पल हैं। तो ये अब हमारे उन एग्जाम्पल्स में आएंगे जो हमारे इंडिजिनस पेंटिंग ट्रेडिशन डेवलप हो रही थी, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। तो उसमें हिंदू का जैसे हमें पता है ना, महापुराण और ये सब कुछ है, जैन ट्रेडिशंस के हैं। हिंदू में महाभारत भी हो गया, भगवत पुराण हो गया, गीता गोविंदा हो गया, अरण्य का परवान और जो चोर पंच शिखा है, ये जैन सब्जेक्ट्स की पेंटिंग्स थी। ये जो पर्टिकुलर मैन्यूस्क्रिप्ट है, ये भगवत पुराण की है।
मैन्यूस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक टेक्स्ट फॉर्म में है, और यहाँ पे इलस्ट्रेशन भी है। इलस्ट्रेशन मतलब पेंटिंग भी है, इस जो लिखा हुआ है उसी से रिलेटेड पेंटिंग की गई है। ये जो हमारी चोरपंशिका है गुजरात में बनी हुई, ये उस चीज की मैन्यूस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशन है। This phase and style is also casually referred to as pre-Mughal or pre-Rajasthani, which is largely synonymous with the term indigenous style. तो इस टाइम पीरियड को हम प्री मुगल, हम क्या कहते हैं, या तो प्री मुगल इस टाइम पीरियड को कहते हैं या फिर प्री राजस्थानी कहते हैं, जो बेसिकली इंडिजिनस मतलब जो देसी पेंटिंग स्टाइल का ही दूसरा नाम है। जो हम अभी इतनी देर से इंडिजिनस स्टाइल, देसी स्टाइल कह रहे थे कि जैन पेंटिंग्स के अलावा यहाँ पे इंडिजिनस स्टाइल ऑफ पेंटिंग भी थी, तो इनको इन्होंने एक पर्टिकुलर नाम दे दिया। अब हम इसको देसी स्टाइल नहीं कहेंगे, अब हम इसको प्री मुगल या फिर प्री राजस्थानी कहेंगे कि मुगल पेंटिंग्स या फिर राजस्थानी कोर्ट ऑफ पेंटिंग्स के आने से पहले जो पेंटिंग्स हो रही थी। Distinctive stylistic features evolved during this phase, and with this group of paintings, a particular figure type evolved with an interest in depicting transparency of fabrics, odhnis ballooned over the head of heroines and draped with stiff and standing edges. तो इस स्टाइल में कुछ स्पेशल फीचर्स डेवलप हुए, मतलब बिल्कुल सेम नहीं था ये स्टाइल, इसमें हर एक स्टाइल ऑफ पेंटिंग के अलग अलग फीचर्स होते हैं, तो इसमें भी कुछ स्पेशल फीचर्स थे। जैसे एक अलग तरह की फिगर ड्राइंग स्टाइल आया कि फिगर को जो ड्रॉ करते थे एक अलग ही स्टाइल था कि कपड़ों की ट्रांसपेरेंसी, ओढ़नीज आ गई, ओढ़नीज बलून्ड ओवर द हेड। देखो ये पर बिल्कुल ओढ़नी तो नहीं कह सकते, पर ये कुछ इसी तरह की चीज है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर ट्रांसपेरेंट फैब्रिक है, कि फैब्रिक ट्रांसपेरेंट है, बलून की तरह इसको हेड से ऐसे, जो हम अभी पर्दा सिस्टम कहते हैं ना, उसी टाइप का कुछ है कि बलून्ड ओवर द हेड ऑफ हीरोइंस, और इसको एक स्टिफ और स्टैंडिंग एजेस से, मतलब हर एक कोने से इसको बांध दिया जाता था या फिर कैसे भी इसको रोका जाता था वहां पे, और एक बैलून फॉर्म बनाई जाती थी। तो इन चीजों को दिखाने में इंटरेस्ट ज्यादा था इस स्टाइल ऑफ पेंटिंग का। Architecture was contextual but suggestive. Different kind of hatchings evolved for depiction of water bodies and particular ways of representing the horizon, flora, fauna, etc. got formalized. All these formal elements make their way in the 17th century early Rajasthani paintings. तो वाटर बॉडीज जैसे नदी हो गया, तालाब हो गया, ठीक है, नदी है या तालाब है, ऐसे ये जो वाटर बॉडीज थी, इन्हें दिखाने के लिए नए टाइप्स की हैचिंग्स का मतलब क्या है कि जो लाइंस हैं या फिर कोई पैटर्न्स हैं, इनका यूज करने लगे थे, लाइंस या पैटर्न्स का यूज करने लगे थे वाटर बॉडीज को दिखाने के लिए, ठीक है। और जो आसमान है, मतलब होराइजन मतलब आसमान, जहाँ पे आसमान मिलता हुआ दिखता है तो हम इसको आसमान लेके चलेंगे। पेड़ पौधे हैं फ्लोरा में, फोना के अंदर एनिमल्स है, इनको दिखाने के लिए भी एक फिक्स्ड स्टाइल बन गया था, ठीक है, उस फिक्स्ड स्टाइल का यूज किया जाता था। अब इसमें मान लो ये हमें वाटर बॉडी दिखानी है, कोई रिवर है, तो इसको ऐसे इस पैटर्न से दिखा रहे हैं, तो इस तरह के पैटर्न बनाने लगे। अगर हमें कोई जानवर दिखाना है तो उसको हम लेट सपोज ऐसे करके कुछ दिखा रहे हैं, वो उस टाइम पे जैसे भी दिखा रहे थे, तो अपना अलग अलग एक स्टाइल बन गया था कि हमें वाटर बॉडीज को लाइंस या इन पैटर्न से दिखाना है, होराइजन को, आसमान को ऐसे दिखाना है, फ्लोरा को ऐसे, फोना को ऐसे। तो 17th सेंचुरी में इस तरह से इन्होंने अपना फिक्स कर लिया था इनका। विद सेवरल रीजन्स इन द नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट coming under the rule of the Sultanate dynasties, north, east and west coming under the rule of the Sultanate dynasties from Central Asia after the late 12th century, another strain of influence, Persian, Turkic and Afghan, percolated into the mainland and appeared in the paintings patronized by the sultans of Malwa, Gujarat, Jaunpur and such other centers. तो 12th सेंचुरी के बाद
12th सेंचुरी के बाद क्या हुआ कि जब सेंट्रल एशिया से सल्तनत डायनेस्टीज थी, सेंट्रल एशिया कहाँ पड़ता है कि इंडिया है, ये रशिया वाला जो एरिया है, सम पार्ट ऑफ चाइना, ये यहाँ से सेंट्रल एशिया से कुछ सल्तनत डायनेस्टी जैसे पर्शियन है या फिर टर्किक डायनेस्टी है, अफगान डायनेस्टी है, रूलर्स हैं, ये इंडिया के नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट रीजन्स में रूल करने लगे। तो क्योंकि इंडिया का कुछ इस तरह का है और जितनी भी ये सेंट्रल एशिया है लेट सपोज, तो यहाँ से वेस्ट के रीजन से आते थे, तो या तो ये नॉर्थ में, वेस्ट में और सेंट्रल पार्ट में ज़्यादा इंडिया में ये रूल करते थे। तो इनके आने के साथ उनका कल्चर भी इंडिया में आया, कि इनका जो कल्चर था वो भी इंडिया में आ गया। ये कल्चरल इन्फ्लुएंस धीरे धीरे इंडिया के जो मेनलैंड है वहाँ तक स्प्रेड हो गया। इन रूलर्स ने पेंटिंग को भी सपोर्ट किया। अब सेंट्रल एशिया के जो रूलर्स थे वो बहुत अमीर थे और उन्होंने इंडिया में आए तो उन्होंने आर्ट को पैटर्नाइज करना शुरू कर दिया। इन्होंने पेंटिंग को भी पैटर्नाइज किया, जिसमें इन्होंने अपने स्टाइल्स को दिखाने की कोशिश की। तो हमारी इंडिया में जो अपनी इंडिजिनस स्टाइल था, वो इंडिजिनस स्टाइल में अब पर्शियन, टर्किक और अफगान इन्फ्लुएंस भी दिखने लगा था। जैसे पर्शियन डिज़ाइन दिखने लगे, टर्किक पैटर्न्स या अफगान थीम्स। तो ये नए एलिमेंट स्पेशली मालवा, गुजरात और जौनपुर जैसे रीजन्स की पेंटिंग में क्लियरली दिखने लगे थे। With few Central Asian artists in these courts working with local artists, and intermingling of Persian features and indigenous styles led to the emergence of another style that is referred to as the Sultanate school of painting. जब ये सेंट्रल एशियन रूलर्स थे, जो ये सुल्तान्स थे, ये इंडिया में रूल करने लगे, तो उनके कोर्ट्स के दरबार में कुछ सेंट्रल एशियन आर्टिस्ट भी काम करते थे। मतलब जब ये अपने एरिया से इंडिया में आए तो इनके साथ कुछ आर्टिस्ट्स भी आए सेंट्रल एशिया के। ये जो आर्टिस्ट थे, ये लोकल जो इंडियन आर्टिस्ट्स थे उस टाइम पे, उनके साथ मिलकर काम करने लगे। तो इस कोलैबोरेशन की वजह से जो पर्शियन आर्ट था या फिर जो टर्किश आर्ट था, अरेबियन आर्ट था, सेंट्रल आर्ट कह सकते हैं। वैसे जो पर्शियन फीचर्स बेसिकली लिख रखा है, तो जो पर्शियन फीचर्स थे ये इंडियन स्टाइल के साथ मिक्स हो गए। इंडिजिनस मतलब जो हमारे लोकल स्टाइल थे उसके साथ मिक्स हो गए। और इस कोलैबोरेशन की वजह से क्या हुआ कि जो पर्शियन आर्ट के फीचर्स है, इंडियन स्टाइल के फीचर्स हैं, इनके मिक्स होने की वजह से एक नया स्कूल ऑफ पेंटिंग बनता है, जिसे हम कहते हैं सल्तनत स्कूल ऑफ पेंटिंग। अब सल्तनत स्कूल ऑफ पेंटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सेंट्रल एशिया से जो कंट्रीज आई थी, जो सल्तनत आई थी, उन्होंने यहाँ रूल करना शुरू कर दिया था, तो इसलिए यहाँ पे सल्तनत स्कूल ऑफ पेंटिंग कहते हैं। This represents more of a style than a school that has a hybrid Persian influence, indigenous pictorial style, which is an interesting coming together of indigenous features as described earlier and Persian elements such as the color palette, physiognomy, simplified landscape with decorative details, etc. तो ये जो सल्तनत की पेंटिंग्स थी, ये एक प्रॉपर स्कूल नहीं था। हमने कह तो दिया, हमने क्या कहा था, सल्तनत स्कूल ऑफ पेंटिंग कहा तो है, पर ये एक प्रॉपर स्कूल नहीं था, बल्कि कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, बल्कि ये एक स्टाइल थी जिसमें पर्शियन और इंडियन आर्ट को मिक्स करके दिखाया गया था कि अगर पर्शियन आर्ट है, पर्शियन आर्ट प्लस इंडियन आर्ट है, तो पर्शियन आर्ट प्लस इंडियन आर्ट को मिक्स करके हमने इसको बना दिया था। लेकिन ये कोई स्कूल नहीं था, ये एक स्टाइल थी। इस स्टाइल में लोकल इंडियन फीचर्स जैसे पहले बताया गया था, और जो पर्शियन एलिमेंट्स थे, लोकल इंडियन फीचर्स तो हमने देख लिए हैं, लेकिन जो पर्शियन एलिमेंट्स थे, पर्शियन एलिमेंट्स कौन कौन से थे? जैसे हो गया कलर पैलेट, ठीक है, कलर पैलेट मतलब रंगों का यूज़, कि वो कौन से रंग यूज़ करते हैं, कैसे मिक्स करके करते हैं। जो फिजियोग्नोमी क्या होता है कि जो चेहरे या शरीर की जो आकृति है उसको बनाने का पर्शियन तरीका, कि वो कैसे बनाते हैं, वो चेहरे को कैसे बनाते हैं, वो फिगर कैसे बनाते हैं, इस तरह से। सिंप्लीफाइड लैंडस्केप का मतलब है कि आसान और जो सिंबॉलिक बैकग्राउंड कैसे बनाना है, कि बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है। और डेकोरेटिव डिटेल्स, कि सुंदर और सजावट वाले डिज़ाइंस। तो इन सब चीज़ों का फ्यूज़न था, कि इंडियन जो फीचर्स थे और जो अब ये वाले पर्शियन फीचर्स थे, इनका फ्यूज़न था इस
पेंटिंग के, मतलब इस पेंटिंग का स्कूल नहीं कह सकते, इस पेंटिंग के स्टाइल में, ये एक पेंटिंग का स्टाइल था इसमें। Nimatnama book of delicacies, the most representative example of the school, was painted at Mandu during the reign of Nasir Shah Khalji. तो निमतनामा जो बुक ऑफ डेलिकेसीज का मतलब इस बुक के अंदर रेसिपीज हैं, कुछ कुकिंग की रेसिपीज हैं, कुछ ब्यूटी टिप्स भी हैं, सेंट वगैरह की रेसिपीज हैं, और इसको मांडू में पेंट किया गया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ नासिर शाह खलजी। नासिर शाह खलजी दिल्ली सल्तनत से बिलोंग नहीं करते हैं, खलजी डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करते हैं, ये मालवा सल्तनत से बिलोंग करते हैं, मालवा सल्तनत से बिलोंग करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल, तो क्वेश्चन आ सकता है कि एग्जांपल ऑफ सल्तनत पेंटिंग ट्रेडिशन, तो सल्तनत पेंटिंग ट्रेडिशन का एग्जांपल आएगा निमतनामा। या फिर अगर क्वेश्चन आ जाए कि निमतनामा किस पेंटिंग ट्रेडिशन की पेंटिंग है, तो उसके अंदर आप लिख सकते हो सल्तनत पेंटिंग ट्रेडिशन। तो आज के लिए इतना ही, आगे पाला स्कूल ऑफ आर्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे।